तो आज 9 सितंबर से शुरू हो रहा है एशिया कप 2025 का ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो कि खेला जाएगा दो ग्रुप में मिला करके। दो ग्रुप में टोटल होंगे 8 टीमें, 4-4 के ग्रुप में बटी हुई। और ये ग्रुप बी का मुकाबला जो शुरू होगा, ये पहला मुकाबला एशिया कप 2025 का जो कि खेला जाएगा अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच में, अबू धाबी के शेख जाद स्टेडियम के अंदर, जहां की पिच रिपोर्ट को हम इतनी थॉरोली डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि आपको उसके बाद कहीं से भी पिच रिपोर्ट लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, इवन टेलीग्राम पर भी या कहीं पर भी, इवन टॉस के बाद भी। तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, जिसमें पिच रिपोर्ट तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन उसी पिच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए दोनों टीमों की तरफ से कौन से ऐसे प्लेयर होंगे जो कि हमको 6 टीमें बनानी होती हैं फिलहाल अभी रिसेंट टाइम पे फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट के अंदर जाकर के ज्वाइन करने के लिए। तो कौन से प्लेयर होंगे, वो कितनी टीमों में हमारे आने वाले हैं, कौन से प्लेयर होंगे जो कि आने ही वाले नहीं हैं लेकिन किसी एक आध टीम में ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर आ सकते हैं और निश्चित तौर पर एक रैंक गेनर के तौर पर हमारे लिए काम कर सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के दौरान। और कैसी 6 टीमें बनेंगी वो भी आपको पूरी तरह से समझा दूंगा। बेसिकली वो फुल पैकेज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा ना, कि ना तो आपको पिच के बारे में कुछ जानने की जरूरत पड़ेगी इसके बाद, अगर आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया, और साथ ही साथ प्लेयर्स को कैसे टीम में लेकर के आना है वो जब आपको मैं बता दूंगा, तो आपको कैसे 6 टीमें बनानी है वो भी क्लियर कट पता चल जाएगी। तो अपने खुद आप टीम बना पाएंगे। तो बेसिकली इस पूरे वीडियो को देख करके आप टीम बनाना सीख पाएंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये एशिया कप 2025 खेला जाएगा, तो थोड़ा सा इसका इतिहास भी देख लेते हैं। तो टोटल ये टूर्नामेंट 16 बार हो चुका है, जिसमें 2 बार टी20 के फॉर्मेट में हुआ है। ये तीसरी बार ऐसा होगा जबकि टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। एक्चुअली 2016 से ऐसा हुआ है कि अल्टरनेट जो टूर्नामेंट्स इसके होते हैं, जैसे 2016 में टी20 में हुआ, फिर 2018 में वनडे में हुआ, फिर 2022 में फिर से टी20 फॉर्मेट में हुआ, फिर 2023 में जो अभी श्रीलंका पाकिस्तान ने को होस्ट किया था वो फिर से खेला गया ओडीआई फॉर्मेट में, जिसमें आपको याद ही होगा कि इंडिया ने श्रीलंका को फाइनल में 50+ के स्कोर पर ऑल आउट करके वन साइडेड उस मैच को जीता था। और टी20 फॉर्मेट में इसके पहले जो 2 बार टूर्नामेंट हो चुका है, उसमें एक बार इंडिया ने 2016 वाला बांग्लादेश को हरा करके जीता था, फिर 2022 वाला श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा करके जीता था। और वो जो 2022 वाला टूर्नामेंट था टी20 फॉर्मेट में, वो भी यूएई के ही अंदर खेला गया था, जो कि ये वाला टूर्नामेंट भी यूएई के ही अंदर खेला जाएगा। और एक और चीज कि टोटल 16 बार जो टूर्नामेंट हो चुका है टी20 वनडे मिलाकर के फॉर्मेट में, उसमें 8 बार इंडिया ने एशिया कप जीता है, 6 बार श्रीलंका ने और केवल 2 बार पाकिस्तान की टीम ने। तो आज की दोनों टीमें हैं ना, इनका एशिया कप में अभी तक कोई गेम बना है नहीं, लेकिन आज के इस ग्रुप बी वाले मुकाबले में जब इन दोनों टीमों का सामना शेख जाद स्टेडियम अबू धाबी के उस मैदान पर होगा 9 सितंबर को रात को 8 बजे से भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां की लोकल टाइम जो पहले 6 बजे से होनी थी, लेकिन फिलहाल रिसेंट टाइम इतनी गर्मी वहां पर पड़ रही है कि आधे घंटे इसको और खिसका दिया गया है और 6:30 बजे लोकल टाइम के हिसाब से शाम को यह मैच स्टार्ट होगा, एक रात वाले टी20 मैच के तौर पर। और जैसे ही हम बात करते हैं इस अबू धाबी के मैदान की, तो पहले तो अगर आप इसका बनावट देखेंगे ना, तो आमने और सामने अगर आप देखेंगे तो 2 स्टैंड्स हैं, वरना पूरी तरह से ग्राउंड खुला हुआ होता है। और जब यहाँ पर तेज हवाएं चलती हैं, जो कि फिलहाल रिसेंट टाइम में चलती नहीं है, एक्सेसिव हीट है, तो उसकी वजह से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरली ओस नहीं गिरनी चाहिए, जो कि खुला मैदान है, लेकिन अगर वो हवा चलती तभी। लेकिन अभी फिलहाल जो मौसम वहां पर बना हुआ है ना, और साथ ही साथ जैसी पिच है उसको अगर हम एक लाइन में समझने की कोशिश करें और इसके बाहर आपको कुछ भी इस पिच के बारे में जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्रास कवरिंग होती है, पिच के ऊपर ग्रास कवरिंग होती है, जिसकी वजह से पूरे मैच के दौरान इवन पेस और बाउंस होता है, यानी कि गेंद कभी भी ऊपर नीचे या फंस करके बल्ले पर यहाँ पर आने वाली है नहीं। और इसी वजह से इनिशियल हेल्प भी यहाँ पर तेज गेंदबाजों को मिलता है पहले 6 ओवर में खास करके, और स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बॉलिंग में तेज गेंदबाजों को ठीक ठाक यहाँ पर हेल्प मिलती है। और सेकंड इनिंग के अंदर यहाँ पर ओस भी गिरती है खास करके इस सीजन के अंदर, लेकिन यहाँ पर 2 और फैक्टर्स यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। एक तो जैसा मैंने आपको बताया ना कि ग्रास कवरिंग होती है पिच के ऊपर, और इसकी वजह से पिच टूटती नहीं है। और साथ ही साथ जो वहां पर तगड़ी गर्मी पड़ रही है यूएई के अंदर, खास करके जहां पर आज का मैच होगा अबू धाबी के अंदर, उसकी वजह से ना इस ग्राउंड पर स्पेसिफिकली दिन के दौरान कवर्स डाले गए होते हैं पिच के ऊपर, ताकि उस पर ज्यादा धूप ना पड़े, पिच ब्रेक ना करे। तो कवरिंग ऑफ ग्रास जो होती है उसकी वजह से, और दूसरी जो कारण है जो आपको ने बताया कि वहां पर पिच को कवर करके दिन भर रखा जाता है, शाम को कवर हटाया जाता है, तो उसकी वजह से ना तो थोड़ा सा मॉइस्चर क्रिएट होता है उस कवर के अंदर, जो ह्यूमिडिटी होती है उसकी वजह से, जो उमस पैदा होती है उसकी वजह से। तो जो कवर के अंदर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी की वजह से जो नमी पैदा होती है, और कवरिंग ऑफ ग्रास तो है ही, और यही एक रीजन है कि यहां पर शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को अच्छी खासी हेल्प मिलती है, खास करके पहली इनिंग की बैटिंग में। और एक और जो फैक्टर है कि एक्सेसिव हीट की वजह से जब 10 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर ड्रॉप, जो कि जनरली होता ही है अबू धाबी के अंदर दिन में और रात के दौरान, और ये जो एक तगड़ा टेम्परेचर ड्रॉप है, इसी की वजह से पूरे चांसेस बनते हैं कि यहाँ पर ओस आएगी। लेकिन एक और यहाँ पर फैक्टर है कि बाकी चीजें तो आपको मैंने बता दी कि इनिशियल पेस बाउंस होगा, क्यों यहाँ पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, क्यों यहाँ पर ड्यू गिरेगी। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो वेदर फोरकास्ट है ना, वो एक और चीज
बताती है कि पूरे चांसेज हैं कि यहाँ पर दिन के दौरान भी और खास करके जब यह मैच स्टार्ट होगा तो उसके बाद भी आसमान पर बादल भी बने हो सकते हैं। हालांकि बारिश की कोई संभावना है नहीं, दिन में भी जो आसमान पर बादल होंगे वो हल्के फुल्के ही होंगे। इसकी वजह से शायद वो टेम्परेचर ड्रॉप ना हो जो आपको मैंने बताया कि 10 डिग्री के आसपास का ड्रॉप यहाँ पर होता है, तो शायद जल्दी ओस ना गिरे, वो आ सकती है सेकेंड इनिंग के दौरान ज़्यादातर ओस। तो जो ये दो फैक्टर है ना कि कवरिंग ऑफ ग्रास, साथ ही साथ शुरुआत की इनिशियल मूवमेंट और सेकेंड इनिंग की ड्यू, ये सब कुछ किसी भी टीम को, जो टीम टॉस जीतेगी ना उसको यही कहेगी कि भाई टॉस जीतो, पहले फील्डिंग कर लो, पूरी तरह से मैच आपके नाम है। और वो अगर आप देखें जिसके सबूत के तौर पर आपके सामने यहाँ पर मैंने पिछले 6 मैचेस के स्कोर कार्ड यहाँ पर आपके सामने रख दिए हैं। स्कोर कार्ड आप देख लीजिए। यहाँ पर जनरली होता क्या है ना कि शुरुआती जो फ्रेश मैचेस होते हैं, फ्रेश पिच पर पहला दूसरा मैच किसी भी टूर्नामेंट का, वहां पर बहुत बड़े बड़े स्कोर बनते हैं नहीं। जनरली दूसरे या तीसरे मैच में ऐसा होता है कि किसी टीम की किसी बैटिंग और खास करके किसी स्पेसिफिक बैटर ने तगड़ी पारियां खेल दी तो ही आपको यहां पर 200 प्लस का स्कोर खड़ा होता दिखाई पड़ेगा। पिछले जो 6 मैचेस हुए उसकी 12 इनिंग में केवल 3 बार ऐसा हुआ है, और T20 फॉर्मेट में ऐसा कम ही होता है कि केवल 3 बार ऐसा हो 12 में से कि 200 प्लस का स्कोर बने। और उसके अलावा बाकी मैचेस में देखेंगे तो 150 170 के आसपास का स्कोर यहां पर बनता है। स्पेसिफिकली उसमें बॉलिंग भी कैसी है उस पर भी चीजें डिपेंड करती हैं। और इन आखिरी 6 में से 5 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, और इसी वजह से ये जो सारे फैक्टर है ना, कोई भी टीम सेकंड बैटिंग करना ही चाहती है। और इन आखिरी 6 मैचेस में देखेंगे तो 8 विकेटें स्पिन को और पेस को जो 47 विकेटें मिली हैं, ये एक और चीज क्लियर करते हैं कि स्पिनर्स का रोल यहाँ पर ज्यादा कुछ होता है नहीं। इवन कि अगर किसी टीम के पास ऐसे क्लासिकल स्पिनर्स हों जो कि किसी भी पिच पर किसी भी टीम को परेशान कर दे, जो कि निश्चित तौर पर अफगानिस्तान के पास तो कम से कम है। बाकी ये जो 6 मैचेस के स्कोर कार्ड जो आप देख रहे हैं ना, इसमें एक चीज और देखिए, जो आपको मैंने पावर प्ले की इनिशियल फेज की तेज गेंदबाजों के हेल्प के बारे में बताई थी, यहाँ पर देखिए पहले इनिंग के पावर प्ले में 45 पर 2, यहाँ पर पहली इनिंग के पावर प्ले में 48 पर 2, यहाँ पर 24 पर 2, और यहाँ पर तो सेकंड इनिंग में भी 27 पर 2, यहाँ पर 40 पर 1, यहाँ पर सेकंड इनिंग में 32 पर 5, और उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो 33 पर 2, सेकंड इनिंग में भी 42 पर 2। और यहाँ पर जरूर एकमात्र ऐसा मैच है जहाँ पर दोनों इनिंग का पावर प्ले काफी शानदार गया है। और अगर कोई टीम पावर प्ले अच्छा निकाल देगी तो वो टीम निश्चित तौर पर 200 प्लस के स्कोर पर जाएगी, जो कि इस मैच में ज्यादा से ज्यादा कोई टीम कर सकती है तो वो अफगानिस्तान की टीम है, वरना हांगकांग की टीम उतनी तगड़ी तो है नहीं। ये भी एक फैक्टर है। अब आप कहेंगे कि ये तो फरवरी और जनवरी का स्कोर कार्ड आपने बता दिया 2025 का, और ये मैच 2025 में ही खेला जा रहा है, लेकिन सितंबर के महीने में खेला जा रहा है। तो सितंबर के महीने में लास्ट के जो 6 मैचेस हुए हैं उसके स्कोर कार्ड भी आप देख लीजिए, जिसमें 2 मैचेस 2024 में हुए थे 27 और 29 सितंबर को, बाकी 4 और मैचेस 2021 के यहाँ पर है जिसका स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं, जिसमें 2 मुकाबले दिन के थे, बाकी 4 मुकाबले अगर आप देखेंगे तो रात के ही हैं जैसा कि आज भी है। और यहाँ पर भी रिजल्ट वही है कि आखिरी 6 में से 4 बार जो सितंबर के महीने में यहाँ पर मैचेस खेले गए हैं, सेकंड बैटिंग करने वाली टीमें ही मैचेस जीती हैं। और यहाँ पर भी स्पिन को 17 विकेट ही मिली है, पेस को 49 विकेटें मिली हैं, पेसर्स का ही पूरा ओवरऑल डोमिनेशन है। तो चाहे आप कुछ भी देख लें, हर तरीके से ये पिच आपको वही बताती है कि इनिशियल पहला जो 6 ओवर का पावर प्ले होता है वो तेज गेंदबाजों के नाम होगा। मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ बैटिंग के लिए कंडीशंस अच्छी होती चली जाएंगी, और उसका रीजन क्या है सब कुछ आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया। बाकी जो फाइनल पिच रिपोर्ट होगी टॉस के बाद, और उसकी बेसिस पर जो मेरी फाइनल टीम बनेगी आज के इस मैच की 6 टीमें, वो 6 की 6 टीमें आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करके रखिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है उन्हीं दोनों जगहों पर देखने को मिल जाएगा। तो जाइए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देखेंगे जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का अलग अलग लिंक आपको मैंने दे रखा है, उसको क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि निश्चित तौर पर वहां पर आपको ना सिर्फ फाइनल टीम मिलेगी बल्कि फाइनल पिच रिपोर्ट भी मिलेगा। और जो एक चीज आपको ने बताया ना कि आसमान पर बादल होने की वजह से शायद आज ड्यू के चांसेस थोड़े से कम हों, लेकिन निश्चित तौर पर वो हैं जो कि सेकंड इनिंग में होगा। तो वो फैक्टर भी आपको मैं बता दूंगा कि वेदर कैसा है, तो उसके लिए भी टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखेंगे ना, क्योंकि जो 6 टीम आप बनाएंगे तो ग्रैंड लेवल की टीम होती है, तो उसके लिए तो ये सब चीजें जाननी जरूरी हैं। बाकी ये है प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो आज के इस मैच में पॉसिबली खेल सकता है अफगानिस्तान की तरफ से। जहां तक मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा चेंजेस होंगे तो डारविस रसूली की जहां पर कोई एक्स्ट्रा बैटर ये टीम खिला सकती है, जिसमें इनके पास गुलबदीन नईब तो हैं ही, मोहम्मद इसाक भी हैं, और साथ ही साथ अल्लाह मोहम्मद गजनफर या तो मुजीबुर रहमान में से कोई खेलेगा, या तो जैसी यहाँ की पिच है उसको देखते हुए ये टीम कोई एक एक्स्ट्रा पेसर भी खिला सकती है, जिसमें इनके पास एक फरीद अहमद मलिक हैं, एक अब्दुल्ला अहमद जई हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा चेंज हो सकता है। बाकी पावर प्ले और डेथ ओवर में कौन बॉल करेगा, अगर यही प्लेइंग 11 होती है तो उन बॉलरों के नाम भी आप देख लीजिए, क्योंकि जनरली आपको पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी अफगानिस्तानी प्लेयरों का T20 करियर कैसा रहा है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या उन्होंने करके दिखाया है T20 फॉर्मेट में, उसका सारा डेटा यहाँ पर आपके सामने है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रहमानुल्लाह गुरबाज
गुरबाज। अब इसका क्या अगर आप देखें कि रेफरेंस क्यों मैं दे रहा हूं इस करियर के स्टैट्स को देखने के लिए, वो जरूर ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो रहमानुल्लाह गुरबाज का जो टोटल टी20 करियर रहा है 71 मैचों का 1781 रन है, 25 का एवरेज है। पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज देखिए 29 है, सेकंड इनिंग का बैटिंग एवरेज 18 है। जनरली अपने पूरे करियर के दौरान इन्होंने पहली इनिंग में ही ज्यादातर रन बनाए हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से खेल पाए हैं। सेकंड इनिंग के आंकड़े तो इनके और भी ज्यादा खराब हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड इनिंग की बैटिंग में चलने वाले हैं नहीं, एक्चुअली 10 में से 8 बार ऐसा होगा कि पहली इनिंग की बैटिंग अगर होगी तो शायद स्कोर कर भी दें, लेकिन 10 में से 8 बार ऐसा होगा सेकंड इनिंग की बैटिंग के दौरान जब ये फेल होते हैं। तो ये चीज इनका करियर बताता है। सिमिलरली उसी तरीके से किसी बॉलर का भी अगर आप देखना चाहते हो, जैसे राशिद खान हो गए, 100 मैचेस खेल चुके हैं, 170 विकेट ले चुके हैं टी20 फॉर्मेट में, 17 का स्ट्राइक रेट है पहली इनिंग का, 12 का सेकंड इनिंग का। ये क्या बताता है? ये बताता है कि पहली इनिंग की बॉलिंग करते हुए जितनी बार भी इन्होंने जितनी भी विकेटें चटकाई हैं उसमें ऑन एन एवरेज 17 गेंदें लगी हैं 1 विकेट निकालने में। सेकंड इनिंग की बॉलिंग के दौरान ऑन एन एवरेज 12 गेंदें केवल लगी हैं 1 विकेट निकालने में। तो ये दिखाता है कि सेकंड इनिंग में इनको ज्यादातर विकेटें मिलती हैं, ज्यादा नंबर्स में फ्रीक्वेंसी के साथ ज्यादा विकेटें सेकंड इनिंग की बॉलिंग में मिलती हैं। तो ये सारा डेटा हर एक प्लेयर का, अब इसको मैं हर एक प्लेयर का तो रिपीट करूंगा नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप इसको खुद वीडियो को रोक करके एक्सप्लेन तो आपको मैंने कर ही दिया कि कैसे देख करके समझना है। देखिए और ये जानिए कि जब अपनी 6 प्लेयरों की टीम 6 टीमों को आप अपना बनाना लगेंगे ना फैंटेसी में, तो निश्चित तौर पर वहां पर किस प्लेयर को किस इनिंग की बैटिंग या बॉलिंग में ज्यादा प्रेफरेंस देना है, या कैप्टन वाइस कैप्टन जहां पर आप बना सकते हैं तो उस इनिंग की परफॉर्मेंस देख करके आप उसको चूज कर सकते हैं। बाकी रिसेंट फॉर्म आपके सामने है। रिसेंट फॉर्म में अभी आप देखें तो अभी आपको पता होगा एक ट्राई नेशन सीरीज हुआ था शारजाह में, पाकिस्तान और एक टीम ये अफगानिस्तान की थी, एक यूएई की टीम थी। अब फाइनल में अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान के खिलाफ बुरी तरह से हार गई, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने पाकिस्तान को एक बार हराया भी था, 2 बार हारी भी थी, यूएई को दोनों बार हराया। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें ना तो काफी ठीक ठाक रही है रिसेंट टाइम में। तो उसमें अगर आप देखें रिसेंटली तो गुरबाज पिछले कुछ मुकाबले के लगातार देखते जाएं, खास करके लास्ट के 4 मुकाबले तो केवल एक ही अच्छी पारी है, फिर यहाँ पर 38, 48, 77, 70 रन की पारियां हैं। इसके साथ साथ सैदिकुल्ला अटल को देखेंगे तो ये लास्ट की मैच में नहीं चल पाया था, लेकिन उसके पहले 64, 54, 23, 75 और इसमें एक बार पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक के खिलाफ, एक बार यूएई की बॉलिंग अटैक के खिलाफ भी रन इन्होंने बनाए हैं। इसके साथ साथ इब्राहिम जदरान जो टेक्निकली बहुत अच्छे बैटर माने जाते हैं, 9, 48, 65, 63, 9, 39, 12, 54 यानी कि जबरदस्त फॉर्म में दिखाई पड़े हैं रिसेंट टाइम में। इसके बाद डारियुस रसूली का फॉर्म अगर आप उसी तरह से देखते चाहें, उसी तरह से अजमतुल्लाह उमार जई जिनका फॉर्म बॉलिंग का इतना खराब रहा है कि लास्ट के फाइनल मैच में तो उन्होंने जो ट्राई नेशन सीरीज हुई थी उसमें केवल 1 ओवर किया था और उससे दिखता है। और साथ ही साथ उसमें अगर आप देखें तो विकेट भी पिछले 4 मुकाबले में तो मिला ही नहीं है। 5th लास्ट मैच में इनको कहीं पर जाकर के 1 विकेट मिला था और इवन बल्ले से भी, जबकि नंबर 5 पर आते हैं, रन इनसे बने हैं नहीं। और उसी में करीम जन्नत निश्चित तौर पर बॉलिंग ही नहीं करते दिखाई पड़े उस ट्राई नेशन सीरीज में। यहां पर चांसेस बनेंगे तो एक अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन होंगे, बाकी बहुत कुछ खास कमाल इन्होंने किया नहीं था, इवन फाइनल में तो खाता भी नहीं खोल पाए। बाकी मोहम्मद नबी को देखेंगे तो लास्ट मैच को छोड़ करके अगर आप उसके पहले के मैचेस देखेंगे तो काफी ठीक ठाक फॉर्म में रहे हैं। और इवन राशिद खान को लेकर के तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, जो इनका आईपीएल के टाइम जो लास्ट आईपीएल हुआ था उसमें फॉर्म खराब था ना, उसके बाद इन्होंने तगड़ी वापसी करी है फॉर्म में और लगातार थोक के भाव में विकेटें निकाली हैं। बाकी मुजीब का भी फॉर्म अगर आप एज ए बॉलर देखें तो कुछ खास अच्छा है नहीं। फजल फारूकी ने जरूर एक स्टैंड आउट परफॉर्मर के तौर पर परफॉर्मेंस दे रखी है, और इवन नूर अहमद ने। और अगर आप बाकी जो पॉसिबल बेंच के प्लेयर उसमें से कोई प्लेयर अगर आप चूज करना चाहेंगे ना तो उसमें से एक नाम देखेंगे यहाँ पर फरीद अहमद मलिक जो काफी बढ़िया फॉर्म में है। दूसरे नाम कोई है यहाँ पर सराफुद्दीन अशरफ, ये भी एज ए विकेट टेकर बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप प्लेइंग 11 में से देखें रीसेंट फॉर्म के बेसिस पर तो एक तो सैदिकुल्ला अटल, दूसरे इब्राहिम जदरान, तीसरे मोहम्मद नबी, चौथे राशिद खान, पांचवें यहाँ पर फजल फारूकी, छठे यहाँ पर नूर अहमद। ये कुल टोटल प्लेइंग 11 जो पॉसिबल आज बन सकती है उसमें से ये 6 प्लेयर बेस्ट हैं जो कि आपकी मेजॉरिटी टीमों में रहेंगे। यानी कि जो आप 6 टीम बनाएंगे उसमें से कम 4 से 5 टीमों में तो ये 6 प्लेयर आपके होने ही चाहिए। इसका यही मतलब है, क्योंकि ये सारे के सारे अगर हम बात करें ना तो जैसे मैंने आपको बताया कि 4 से 5 टीमों में ये प्लेयर होने ही चाहिए। ये जितने भी मेन या इन फॉर्म प्लेयर्स हैं, जिसमें से निश्चित तौर पर अगर आप ये देखेंगे कि सेकंड इनिंग की बॉलिंग अगर कहीं पर पड़ गई अफगानिस्तान की तो स्पिनर्स का तो वो रोल होगा नहीं, चूंकि ड्यू गिरेगी, तो निश्चित तौर पर वहां पर मोहम्मद नबी जैसे बॉलर की जगह पर आप प्रेफर कर सकते हैं किसी भी दूसरे तेज गेंदबाज को जो भी खेलेगा, जिसका ऑप्शन आपको मैंने ऑलरेडी दे रखा है फरीद अहमद मलिक के तौर पर। और इवन अगर खेल गए ना यहाँ पर इनके जो अब्दुल्ला अहमद जई एक और पेसर हैं तो वो भी, लेकिन फरीद अहमद मलिक के ही चांसेस बहुत अच्छे हैं जो कि तगड़े फॉर्म में है। तो अगर ये खेलते हैं प्लेइंग 11 में तो निश्चित तौर पर ये भी वही टाइप के प्लेयर हैं कि जो कम से कम 4 से 5 टीमों में तो आपके होने ही चाहिए। सिमिलरली सराफुद्दीन अशरफ भी तभी अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है। तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग में ना देखिए राशिद खान एक ऐसे बॉलर हैं जिनको किसी भी इनिंग में किसी भी पिच पर बॉलिंग करा दीजिए वो आपको परफॉर्मेंस करके देंगे। एक आध बार छोड़ करके नूर अहमद को भी सेकंड इनिंग की अगर बॉलिंग होती है ना
तो वहाँ पर आपको कम प्रेफरेंस देनी है, तब आप इनको 2 से 3 टीमों में ही रखेंगे। तो ये चीज़ उम्मीद करूँगा आपने समझ लिया। लेकिन एक ही साथ जो बाकी खिलाड़ी हैं, चाहे वो गुरबाज हों, चाहे वो डार्विस रसूली हों, उसमें से गुरबाज खास करके 2 से 3 टीमों में तो आपके होंगे ही होंगे। लेकिन खास करके अगर पहली इनिंग की बैटिंग आ गई ना, तब तो वहाँ पर निश्चित तौर पर आपने देखा है पिच रिपोर्ट के टाइम पर कि पेसर्स को हेल्प होती है। सामने अभी हम देखेंगे सामने की टीम की पेस अटैक कैसी है, तो वहाँ पर भी आप इनको 3 टीमों में रखेंगे। हालांकि करियर आपने देखा है कि पहली इनिंग में ज़्यादा बेहतर करते दिखाई पड़े हैं, लेकिन जो ड्यू का एक इफेक्ट है ना, जो सेकेंड इनिंग की बैटिंग को आसान बना देता है, तो वहाँ पर हमको पिच रिपोर्ट भी घुसाना पड़ेगा इसमें। तो सेकेंड इनिंग की बैटिंग आती है तो शायद मैं गुरबाज को प्रेफर करूँगा 4-5 टीमों में। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है जब आप अपनी टीम बनाने शुरू कर देंगे। बाकी चाहे अजमतुल्लाह उमारजई हो गए, करीम जन्नत हो गए, 1-1, 2-2 टीमों में आपके आते जाएंगे। बाकी हमको ये भी देखना पड़ेगा किस बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम उतरेगी। मुजीब खेलेंगे या खेलेंगे अल्लाह मोहम्मद गजनफर, या मुझे तो लगता है कि फरीद अहमद मलिक ही खेलेंगे। तो उस हिसाब से हम चेंजेस कर लेंगे। तो उम्मीद करूंगा प्लेयरों को लेकर के ना, किस प्लेयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देनी है, किसको कम, कब किसको देनी है, वो भी आपको मैंने समझा दिया। बाकी हेड टू हेड के आंकड़ा देखेंगे तो ज़्यादा सैंपल साइज आपको मिलेगा नहीं। अगर हांगकांग के खिलाफ देखें तो नबी एक ऐसे प्लेयर हैं जो 4 मैच में 37 रन बना चुके हैं, 11 विकेट ले चुके हैं। राशिद खान के 3 मैच में 4 विकेटें हैं। इवन गुलबदीन भी खेल चुके हैं 4 मैचेस, केवल 8 रन, केवल 1 विकेट है। और सराफुद्दीन अशरफ भी 1 मैच खेल चुके हैं, विकेट ले नहीं पाए हैं। बाकी प्लेयर कभी खेले हैं नहीं हांगकांग के खिलाफ। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप वेन्यू का डेटा देखने आएंगे तो अबू धाबी के इस मैदान पर गुरबाज का बैटिंग एवरेज केवल 19 का है, पहली इनिंग का 20 और सेकेंड इनिंग का केवल 18। वहीं पर अगर आप देखें तो इब्राहिम जदरान ने यहाँ पर 4 मैचेस खेल करके केवल 81 रन बनाए हैं, और उसमें से केवल एक जो पारी है 61 नाबाद की बेहतर, वो सेकेंड इनिंग की बैटिंग के दौरान आई है। तो उसका इफेक्ट होता है जो यहाँ पर मूवमेंट होती है शुरुआत में। और उसके साथ साथ करीम जन्नत के यहाँ पर 3 मैच की 1 इनिंग में 12 रन है बल्ले से, 1 विकेट है बॉलिंग से। मोहम्मद नबी के 14 मैच में 7 विकेट हैं, 190 रन है। राशिद खान के 24 मैच में 35 विकेट है। और एक चीज़ और ध्यान से आपने देखा भी होगा ना कि आपको मैंने क्या बताया कि सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में स्पिनर्स खास करके नबी और नूर अहमद उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, और पहली इनिंग में इंपॉर्टेंट जरूर होंगे। लेकिन निश्चित तौर पर आप विकेटों की संख्या भी और पिच रिपोर्ट को भी आपने देखा था, स्पिनर्स बहुत ज़्यादा विकेटें यहाँ पर निकालते हैं नहीं। तो अगर फरीद अहमद मलिक खेलेंगे, साथ ही साथ फजल फारूकी भी खेलेंगे, तो ये दोनों सीधे टीम में आ जाएंगे। वहीं पर प्रेफरेंस देनी है। और फजल फारूकी के नंबर भी देख लीजिए इस मैदान पर जबरदस्त हैं। और राशिद खान को तो आपको बताया कि कहीं पर भी विकेट ले सकते हैं। बाकी फरीद अहमद के भी 5 मैच 4 विकेट है। तो ये सारे जो आंकड़े थे प्लेयर्स को लेकर के, जो सजेशंस आपको मैंने दिए कि किसको कितनी टीम में रखना है। और उसके बाद एक और डेटा अगर आप देखें प्लेयर बैटल का, जिसमें आपको पता चलेगा कि गुरबाज लेग स्पिन पर फंसते हैं। 119 गेंद पर 165 रन बना करके 7 बार आउट हो चुके हैं। हालांकि पेस अटैक जो अगर पहली इनिंग की बैटिंग होगी तो वहां पर भी ये परेशान होंगे। बाकी सैदुल्लाह अटल तो राइट आर्म मीडियम पेस, यानी कि गेंद अगर हिली तब ये फंस जाते हैं। 78 गेंद पर 92 रन बना करके 7 बार आउट हो चुके हैं। बाकी डार्विस रसूली भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसते हैं, 19 गेंद पर 13 रन बना करके 3 बार। और उसके बाद जदरान भी लेग स्पिन पर निश्चित तौर पर कमजोर रहे हैं। तो ये तो इस टाइप ऑफ स्पिन के खिलाफ फंसते हैं। पहली इनिंग की बैटिंग आ गई तो वहां पर पेसर्स भी इनके लिए काफ़ी निश्चित तौर पर मुश्किलें पैदा करने वाले हैं। उसमें अजमतुल्लाह उमारजई, करीम जन्नत और मोहम्मद नबी का भी वो प्लेयर बैटल का डेटा, जिसमें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे नबी के खिलाफ एजाज खान भी 5 गेंद पर 5 रन देकर के 1 बार आउट कर चुके हैं। बाकी लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग वो ओवरऑल कॉमन ऐसी बॉलिंग ऑप्शंस हैं जो कि अफगानिस्तानी प्लेयर्स को परेशान करती है। और अभी लेग स्पिन तो निश्चित तौर पर आपको अबरार अहमद ने भी करके दिखाया था इसी टीम के खिलाफ, कमाल की बॉलिंग करी थी अभी जो T20 ट्रांसनेशनल सीरीज शारजा में हुआ था वहां पर। तो उन्होंने दिखाया कि क्यों ये टीम लेग स्पिन अच्छा नहीं खेल पाती। बाकी आगे जब आते हैं और हांगकांग की टीम को देखते हैं तो इनके पास निश्चित तौर पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के तौर पर यासिर मुर्तजा हैं। और उसके साथ साथ अगर आप देखें कोई लेग स्पिनर तो आपको प्रॉपर दिखाई पड़ेगा नहीं। बेंच पर एक नाम जरूर इनके पास है मोहम्मद गजनफर का, और मुझे काफ़ी अच्छे चांसेस लगते हैं कि शायद इनको मौका मिल जाए। हालांकि पिच ऐसी है कि शायद ना भी मिले। तो मोहम्मद गजनफर और साथ ही साथ अली हसन दो इनके पास स्पिनर हैं, लेग स्पिनर अगर खेलते हैं तो सीधे टीम में रखिए बिना किसी डाउट के। हालांकि उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि किस इनिंग की बैटिंग है, जो कि आपको मैं बता चुका हूं। पहली इनिंग की बॉलिंग में अगर होंगी लेग स्पिनर आप ट्राई करिए। बाकी ऑफ स्पिनर के तौर पर इनके पास एहसान खान है, नसरुल्लाह राणा, अतीक इकबाल और आयुष शुक्ला के तौर पर मीडियम पेसर्स हैं। बाकी एजाज खान भी एक ऑलराउंडर के तौर पर तेज गेंदबाजी करते हैं। बाकी बैटिंग ऑर्डर वो आपके सामने है, जिसमें एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो टॉप 4 इनका है ये रोटेट होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। कई बार निजाकत खान भी अंशुमन रथ की जगह पर ओपन कर जाते हैं, अंशुमन रथ आ जाते हैं नंबर 3 या 4 पर। तो टॉप के जो 4 बैटर्स हैं ना, उनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे होता है। टॉस के बाद क्लियर कर ही दूंगा। पावर प्ले और डेथ ओवर की बॉलिंग कौन कर सकता है उसके नाम आप देख सकते हैं। और सिमिलरली जैसे आपको मैंने समझाया था अफगानिस्तान की टीम के टाइम पर कि उनका करियर का स्टैट क्यों देखना है और कैसे उसको एनालाइज करना है, सारा डेटा तो आपके सामने रखा है। ज़्यादा कुछ करना है नहीं, वीडियो को रोकिए और देखिए कि किसने कितने मैचेस खेले, T20 फॉर्मेट में कितने रन बनाए, क्या उसका ओवरऑल
ओवरऑल बैटिंग एवरेज रहा और उसमें पहली इनिंग का क्या रहा, सेकेंड इनिंग का क्या रहा, वो तो आप देखिए। पिच को भी निश्चित तौर पर जो पिच रिपोर्ट आपको मैंने समझाया उसको भी इंक्लूड करिए और उसमें बॉलर्स उन्होंने कितने मैचेस खेल करके कितनी विकेट चटकाई, पहली इनिंग में कितनी गेंदें लगाई, सेकेंड इनिंग में अभी तक पूरे करियर में ऑन एन एवरेज कितनी गेंदें लगाई, उसको भी देखिए। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर आप देखें रीसेंट फॉर्म कि रिसेंटली अभी तक किसी भी फॉर्मेट में खेलते हुए, स्पेसिफिकली शॉर्टर फॉर्मेट में खेलते हुए इन हांगकांग के प्लेयर्स ने कैसी परफॉर्मेंसेस कर रखी हैं, तो उसमें जीसान अली को देखेंगे बिल्कुल फॉर्म में दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन अंशुमन रथ को देखेंगे तो कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। वहीं पर बाबर हयात को देखेंगे तो निश्चित तौर पर कंसिस्टेंसी का इश्यू है इनके साथ। हालांकि अगर आप पारियां बीच बीच में देखें तो 51, 67, 98 और 74 की है, लेकिन बाकी मैचेस में अगर आप देखें जो ज़्यादा जो ये फेल ही होते दिखाई पड़े हैं। बाकी निजाकत खान एक और इनके खिलाड़ी हैं, इनके साथ भी वही आपको कंसिस्टेंसी का इश्यू दिखाई पड़ेगा। हालांकि निजाकत खान के साथ एक प्लस पॉइंट होता था, पहले ये बॉलिंग भी करते थे, जो कि रिसेंट टाइम में करते दिखाई नहीं पड़े हैं। बाकी इसके बाद आते हैं एजाज खान, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, राइट हैंडेड बैटर, नंबर 5 पर बैटिंग करेंगे, बॉलिंग ऑलमोस्ट आपको 3 से 4 ओवर के करके दिखाई पड़ेंगे। तो एक तो इनका रोल ही ऐसा है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इस टीम के हैं। बाकी फॉर्म भी अगर आप देख लें तो एज अ बॉलर कम से कम अगर आप देखें ना तो काफ़ी बढ़िया फॉर्म में रहे हैं। एज अ बैटर निश्चित तौर पर उतने बेहतर फॉर्म में दिखाई नहीं पड़ते। इसके बाद मार्टिन कोएट जी, ये निश्चित तौर पर एक तो बैटिंग ऑर्डर में बहुत नीचे आते हैं, कंसिस्टेंसी उसी वजह से इनकी काफ़ी खत्म हो जाती है, हालांकि रन्स इन्होंने बना रखे हैं। इसके बाद देखेंगे तो यासिम मुर्तजा, एक तो ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं जो कि प्रॉपर वीकनेस है अगर आप अफगानिस्तानी बैटर्स की देखें, साथ ही साथ बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके की इनकी बैटिंग ऑर्डर है, जैसे वो फॉर्म में है, बैटिंग आने के इनके चांसेस और जैसी सामने की टीम की बॉलिंग है उसकी वजह से इनके बैटिंग आने के चांसेस 100% हैं। बाकी बॉलिंग में अच्छे फॉर्म में है ही, तो इनकी यूटिलिटी है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उसके बाद देखेंगे तो नसरुल्लाह राणा, इनको भी कंसिस्टेंसी को लेकर के दिक्कतें रही हैं, बहुत ज़्यादा विकेटें नहीं है और साथ ही साथ कंसिस्टेंटली विकेटें नहीं चटकाई हैं। और उसके बाद देखेंगे तो एहसान खान, इनके साथ भी कंसिस्टेंसी का ही इश्यू दिखाई पड़ेगा। अतीक इकबाल, इनको भी विकेटें तो मिली है, निश्चित तौर पर काफ़ी ठीक ठाक फॉर्म में हैं, लास्ट के 3 मैच में केवल 2 विकेट है। लेकिन कंसिस्टेंट कोई है तो वह है आयुष शुक्ला, और ये स्विंग कराते हैं गेंद को अंदर बाहर। और ये ध्यान रखिएगा अगर पहले इनिंग की बॉलिंग में लगाना है तो आयुष शुक्ला 1-2 ग्रैंड लीग की टीम या जो आपके 6 टीम बनेगी उसमें से किसी 1-2 टीम में कप्तान है, उस कप्तान के भी काफ़ी अच्छे चॉइस हो सकते हैं। और बाकी जो बेंच के ऑप्शंस है उसमें जैसा मैंने आपको कहा भी था कि अगर लेग स्पिनर को मौका मिलता है मोहम्मद गजनफर को, और इनका फॉर्म भी अगर आप देखें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाते हैं बेंच पर से। और इवन यहाँ पर एक और ऑप्शन है मोहम्मद वहीद, ये भी ठीक ठाक फॉर्म में है। बैटिंग में देखेंगे तो कुछ खास अच्छे प्लेयर है नहीं, लेकिन फॉर्म की बेसिस पर, लेकिन कम से कम एक बात तो तय है कि जो प्लेइंग 11 पॉसिबिलिटीज़ हैं खेलने की, उसमें से ये 4 ऐसे बेस्ट ऑप्शन निकल करके आ रहे हैं, जो कि उसमें से जो ये बाकी 3 खिलाड़ी हैं ना, ये तो अगर उसमें देखिए पहली इनिंग की अगर बॉलिंग है तब आयुष शुक्ला आपकी 5 से 6 टीमों में होंगे, सेकेंड इनिंग की बॉलिंग होगी तो वही 4 से 5 टीमों में हो जाएंगे। सिमिलरली अंशुमन रथ अगर पहली इनिंग की बैटिंग है जहां पर गेंद मूव करेगी, क्योंकि वो ओपनर अगर ओपनर के तौर पर खेलेंगे, पूरे चांसेस है ओपनर के तौर पर खेलेंगे, तब तो पहली इनिंग की बैटिंग में 1-2 टीम में ही रखिएगा, वरना सेकेंड इनिंग की बैटिंग है तो 4 से 5 टीमों में। और ध्यान रखिएगा अगर नंबर 4 पर आ जाते हैं तो किसी भी इनिंग की बैटिंग हो तब 4 से 5 टीमों में आपके होंगे, ये चीज़ें ध्यान से सुन लीजिएगा। लेकिन बाकी जो 2 प्लेयर, चाहे वो एजाज खान हो चाहे वो यासिन मुर्तजा हो, ये तो आपकी 5 से 6 टीमों में रहेंगे, इवन 6-6 टीमों में रहेंगे। जो भी आपकी 6 टीम बनेगी हांगकांग की तरफ से ये दोनों के दोनों प्लेयर होंगे, और इवन कप्तान है उस कप्तान के भी सबसे बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से होंगे। बाकी जो प्लेयर बचते हैं, चाहे वो जीसान अली हो गए, चाहे वो बाबर हयात हो गए, चाहे वो मार्टिन कोएट जी हो गए, नसरुल्लाह राणा हो गए, और खास करके यहाँ पर मैं कुछ नाम लूँगा, एक तो है बाबर हयात, एक तो यहाँ पर आकर दिखाई पड़ेंगे नसरुल्लाह राणा, एक है यहाँ पर एहसान खान, एक है अतीक इकबाल। ये 4 ऐसे प्लेयर हैं ना कि जो 2-2, 3-3 टीमों में आपके आ सकते हैं, निश्चित तौर पर आ सकते हैं। उसमें स्पिनरों को तो आपको तभी रखना है अगर पहले इनिंग की बॉलिंग है, और पेसर्स तो दोनों इनिंग की बॉलिंग में, और स्पेसिफिकली मीडियम पेसर्स। और बाकी बाबर हयात एक अच्छे खिलाड़ी हैं, निश्चित तौर पर सेकेंड इनिंग की बैटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से प्लेयर्स आपको रोटेट करने हैं, और मोहम्मद गजनफर जो लेग स्पिनर थे ना, उनको पहले इनिंग की बॉलिंग में निश्चित तौर पर आपको इंपॉर्टेंस देना है। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखेंगे तो कुछ खास आपको मिलेगा नहीं, केवल एजाज खान है जो 5 मैच 6 विकेट ले चुके हैं, और इवन कुछ हद तक बाबर हयात के 5 मैच 78 रन ठीक ठाक से नंबर हैं, उनसे बेहतर अंशुमन रथ के नंबर है। बाकी प्लेयर कुछ खास कर नहीं पाए कभी भी जब भी ये खेले अफगानिस्तान के खिलाफ। और बाकी किंचित सा एक प्लेयर रहे थे पहले, बहुत ही फेमस थे, और अगर आज ये खेलते हैं तो पॉसिबली ओपन भी कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और अगर खेलेंगे तो आपको स्पिन बॉलिंग भी करते दिखाई पड़ेंगे किंचित सा। इसके बाद आकर के वेन्यू का डेटा देखें तो अबू धाबी के इस मैदान पर अगर आप देखें तो कोई बेहतर प्लेयर रहा है जो साबित हुआ, उसमें से एक एजाज खान है, ऑलराउंडर के तौर पर 10 मैच 94 रन है, 9 ही विकेट हैं,
हैं, लेकिन बाबर हयात यहाँ पर काफ़ी बेहतर करते दिखाई पड़े हैं। अंशुमन रथ और साथ ही साथ निजाकत खान यहाँ पर कुछ खास कर नहीं पाए हैं। किंजित साके 6 मैच 142 रन, 79 का हाईएस्ट स्कोर है, 3 विकेटें हैं। शाहिद वासिफ भी हैं 3 मैच में 47 रनों के साथ। तो ये जो सारे डेटाज हैं ना, वो थोड़ा बहुत ही हेल्प करेंगे बाबर हयात को लेकर के, अंशुमन रथ को लेकर के, एजाज खान को लेकर के, जिसमें से बाबर हयात को छोड़कर बाकी प्लेयरों के बारे में आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ कि किसको ज़्यादा प्रेफरेंस आपको देनी है। और बाकी इनकी वीकनेसेस को भी देखने आए तो देखेंगे कि जीशान अली कैसे प्लेयर रहे हैं जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसते हैं। हालांकि ऐसा कोई बॉलर प्रॉपर सामने की टीम में शायद ना खेले, जो कि है सराफुद्दीन अशरफ, लेकिन देखना पड़ेगा उनको खिलाते हैं या नहीं, वरना निश्चित तौर पर वो काम नूर अहमद भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर अंशुमन रथ हैं, राशिद खान पर एक बार ऑलरेडी 15 गेंद पर 18 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम पेस इनको फंसाती है, और ये चीज़ आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर पहले इनिंग की बैटिंग हो गई ना तो वहाँ पर इनको ज़्यादा प्रेफरेंस मत दीजिएगा। और उसमें खास करके अगर फरीद अहमद मलिक और साथ ही साथ जो दूसरे पेसर हैं वो दोनों के दोनों खेले गए तो फजल फारूकी और बाकी बाबर हयात ऑफ स्पिन पर फंसते हैं। 17 बार आउट हो चुके, 233 गेंद पर 294 रन बना करके। नबी ने भी इनको 3 बार आउट कर रखा है। तो प्रॉपर आपको प्रूफ भी मिल रहा है कि ऑफ स्पिन पर कैसे ये बुरी तरह से फंसे हैं। निजाकत खान मोहम्मद नबी पर एक बार, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर 24 बार केवल 425 रन बना करके आउट हुए हैं। और उसमें यहाँ पर एजाज खान ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और ऑफ स्पिन पर फंसते हैं। मार्टिन कुएडजी भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर 7 बार 109 गेंद पर आउट हो चुके हैं, और यासिर मुर्तजा ऑफ स्पिन पर। तो जो आपको मैं बता रहा था ना कि मुजीब खेलें और साथ ही साथ अल्लाह मोहम्मद गजनफर खेलें, साथ ही साथ राशिद खान नबी तो हैं ही, तो निश्चित तौर पर अगर मुजीब की जगह पर या अल्लाह मोहम्मद गजनफर की जगह पर फरीद अहमद मलिक खेलते हैं तो फरीद अहमद मलिक और जो दूसरे फजल फारूकी हैं मीडियम पेसर लेफ्ट आर्म, वो तो इंपॉर्टेंट हैं। बाकी नबी और राशिद खान भी तब उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाएंगे नूर अहमद के साथ। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी कॉमन कप्तान और कप्तान के ऑप्शन राशिद खान, इब्राहिम जदरानी जनरली होंगे, लेकिन कुछ 3 ऐसे डिफरेंशियल ऑप्शन भी हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है जो आपको मैं पीछे बता भी चुका हूँ। बाकी जो भी हमारी फाइनल 6 टीम बनेगी आज की इस मैच के लिए, या टॉस के बाद का वेदर, पिच रिपोर्ट जो भी होगा वो सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा। दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जाकर के लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको फाइनल टीम चाहिए, पिच रिपोर्ट चाहिए, पिच रिपोर्ट तो चाहिए ही होगा, निश्चित तौर पर जरूरी है। बाकी अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया ना तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत पड़ेगी। तो पूरा वीडियो देखिए, वो सबसे ज़रूरी है। फिलहाल इसको यहीं पर करके ख़त्म, चलते हैं। नमस्कार।